स्कॉटिश पिता और राजपूती मां की संतान, भारत के घुड़सवारी रेजिमेंट के इतिहास के सबसे बड़े नायक एंग्लो इंडियन जेम्स स्किनर। ग्वालियर के सिंधिया से ऐसा रिश्ता जुड़ा कि अंग्रेज़ों के साथ लड़ने से मना कर दिया। कौन थे उनके चर्चित येलो बॉयज़ और ऐसा क्या खास था उनके व्यक्तित्व में कि मरने के बाद भी उनके मज़ार को छूने से लोग डरते हैं? जानेंगे आज के एपिसोड में। नमस्कार, मैं हूं अभिषेक और आप देखना शुरू कर चुके हैं ऐतिहासिक किस्से कहानियों से जुड़ा हमारा रोजाना का कार्यक्रम तारीख। ब्रॉट टू यू बाय पंजाब नेशनल बैंक, भरोसे का प्रतीक। सत्रह का एक दिन 12 साल के स्किनर के बचपन का आखिरी दिन था। उसकी दुनिया जंग की कहानियों के इर्द गिर्द घूमा करती थी। अपने पिता को बचपन से लेकर अब तक लाल रंग के मिलिट्री कोट को इख्तियार करते देखा था और माँ से राजपूती वैभव के कथाएं सुनने का शौक पाले हुए था। वो सुबह लेकिन स्किनर की जिंदगी में तारीकियां लेकर आई। अंग्रेजी हुकूमत के आला अफसर स्किनर के पिता हरकुलिस चाहते थे कि उसकी बहनों को शिक्षा की ओर कदम बढ़ाने होंगे, लेकिन राजपूती विरासत की चादर ओढ़े माँ इसके सख्त खिलाफ थीं। माँ ने झुकने की बजाय खुद की जान लेना आसान समझा। इस हादसे ने उस लड़के का बचपन तमाम कर दिया। जज्बाती तौर से स्किनर अपनी माँ के करीब थे और शायद इसीलिए अपने परिचय में हिंदुस्तान पहले लगाते थे, लेकिन अंग्रेज़ों के राजनीतिक चारदीवारी के भीतर एंग्लो इंडियन को बड़ी हिकारत की नज़रों से देखा जाता था, जबकि इस कौम को नीतिगत रूप से अंग्रेज़ों द्वारा ही बढ़ाया गया था। ब्रितानी हुकूमत की एक और हिपोक्रेसी देखिए। आगे बढ़ने से पहले ये जान लेते हैं कि एंग्लो इंडियंस का इतिहास आखिर क्या था। भारत में 500 साल पहले पुर्तगाली आए और धीरे धीरे आए बाकी यूरोपियंस। भारतीयों से मिलन से एक नया समुदाय पैदा हुआ जिसे यूरेशियंस कहा गया। जाहिर है यूरेशियंस बाकी यूरोप और एशिया, जिसका नोमेनक्लेचर बदल के 1911 में लॉर्ड हार्डिंग ने एंग्लो इंडियन कर दिया। खैर, वापस स्किनर पर आते हैं। फौजी बनने का ख्वाब पालने वाले स्किनर अपनी मिक्स्ड एंसेस्ट्री के चलते ईस्ट इंडिया कंपनी में तो नौकरी नहीं पा सके, लेकिन 18वीं सदी के हिंदुस्तान में एक बहादुर और पैशनेट फौजी के ग्राहक और भी थे। स्किनर के गॉडफादर कैप्टन बर्न्स, जो उनके वालिद के सुपीरियर भी थे, स्किनर की काबिलियत को समझते थे। साल 1796 और शहर कानपुर में बर्न्स ने जवान स्किनर को स्नेह भरी सलाह दी और उसकी जेब में एक लेटर ऑफ रिकमेंडेशन रख दिया। लेटर ऑफ रिकमेंडेशन रख के उसे घोड़े पर रवाना किया। पत्र पर नाम था बेनवा डी बोयिन। बेनवा डी बोयिन ये नाम था। ये फ्रेंच आदमी ग्वालियर के महाराजा सिंधिया का भरोसेमंद कमांडर था। इससे पहले रूस के लिए तुर्कों के खिलाफ लड़ चुका था और हिंदुस्तान के बेहतरीन लड़ाकों की फौज तैयार कर रहा था। तो ऐसे 18 साल के स्किनर को 150 रुपये मासिक तनख्वाह पर पहली नौकरी मिल गई। डी बोनिये से हटकर स्किनर की जिम्मेदारी फ्रेंच कमांडर पेरन पर आ गई। इस दौरान जेम्स स्किनर ने कई युद्ध लड़े। उन्हीं आरा की जंग में घायल हुए तो मन्नत मांगी कि जिंदा बचे तो अपने पैसों से चर्च बनवाएंगे। बनवाया भी। वो अलग बात है कि क्रिश्चियनिटी को लेकर उनके विचार हमेशा फ्लेक्सिबल किस्म के रहे। अपने असाधारण हुनर के चलते राजा और उसके साथियों के बीच इस कदर मशहूर थे कि उन्हें एक तखल्लुस दे दिया गया था, सिकंदर। संयोग से सिकंदर की तरह स्किनर को संस्कृति और पढ़ने लिखने में काफ़ी रुचि थी। 18वीं और 19वीं सदी हिंदुस्तानी ज़मीन पर राजनीतिक उठापटक का दौर था। ब्रितानी हुकूमत हिंदुस्तान की रियासतों को कब्जाने की फिराक में थी। अफगानों ने वेस्टर्न फ्रंट खोल रखा था। मुगलों का ढलता सूरज लोगों की नज़र में था। हैदराबाद, मैसूर और अवध पहले ही निपटाए जा चुके थे और अब अंग्रेज़ों के सैन्य बल और कूटनीति को टक्कर देने वाली एक ही ताकत मौजूद थी, मराठा। दिल्ली की सत्ता हथियाने का सही मौका आया 1800 में। मराठा साम्राज्य में गृह युद्ध छिड़ गया। यह युद्ध क्यों हुआ था? मराठा साम्राज्य असल में एक कन्फेडरेसी थी, यानी मराठा के सभी सरदार बराबर होते थे। इंदौर के होलकर, ग्वालियर के सिंधिया, बरोड़ा के गायकवाड़ इत्यादि, और इनका एक प्रधान पेशवा। अब यह किताबी परिभाषा के अनुसार सरदारों को सरदार नहीं था, लेकिन असल में खुद को वही समझा जाता था। बाजीराव मस्तानी को याद करने का ये सही समय है। पेशवा और सरदारों के पॉलिटिकल टग ऑफ वॉर से मराठा साम्राज्य का बिखराव भी यहाँ से शुरू हुआ। युद्ध में इंदौर के होलकर ने पेशवा और सिंधिया की मिलीजुली फौज को ध्वस्त कर दिया। पेरन, जो स्किनर के कमांडर थे, उसने भी बड़ी चालाकी से अपना पाला बदलना चालू किया। हमारे पास पुख्ता सबूत तो नहीं है, पर अनुमान लगाया जाता है कि दौलत राव सिंधिया के घटते प्रभाव से पेरन में पावर का लोभ बढ़ गया और वो घर का भेदी बना। इतिहासकारों के अनुसार युद्ध के अहम मौके पर पेरन ने सिंधिया से हाथ खींच लिए। सिंधिया की बुरी तरह हार हुई और साथ ही पेरन की उम्मीदों के विपरीत फ्रेंच प्रभाव यहाँ से घटता चला गया। 1803 में पेशवा, जो अब तक सब कुछ हार चुके थे, उन्होंने अंग्रेज़ों से वसई की संधि कर ली, जिससे मराठा के गढ़ पूना में अंग्रेज़ों का वर्चस्व बढ़ गया, जो मराठा सरदारों को जाहिरन फूटी हाक नहीं सुहा रहा था। अंग्रेजी वॉयसराय लॉर्ड वेलिसेली ने ताबूत में आखिरी कील ठोकने का काम कर दिया। उसने 300 फ्रेंच लड़ाकों को बंदी बना लिया और सिंधिया को भी सारे फ्रेंच कमांडर से मुक्त होने की डिमांड रख दी।
खास तौर पर पेरन से। पेरन को निकलना तो ठीक था, पर महामहिम की महिमा को ललकारा जाए, ये डिमांड उन्हें नागवार गुजर गई। अब जंग को और नहीं टाला जा सकता था, सो वही हुआ, सेकेंड एंग्लो मराठा वॉर। ये जंग हमारे नायक के लिए कई मायनों में महत्वपूर्ण थी। 25 साल के स्किनर, जिसे उसके गॉडफादर बस ने वफा परस्ती की कस्में दिलाई थी, उसने पिछले कुछ सालों में, पिछले कुछ वर्षों में फौज की बुनियाद को टूटते हुए देखा था। सिंधिया की सेना के अधिकतर एंग्लो इंडियन अफसर भी मराठा सेना को छोड़ रहे थे और इसका असर अब स्किनर पर भी पड़ने लगा था। इससे पहले वो कोई फैसला लेते उन्हें फौज से बाहर का रास्ता दिखा दिया गया। इस बार फिर स्किनर की एंसेस्ट्री, उनकी वफा परस्ती पर भारी पड़ गई। स्किनर की ज़िंदगी भी लाजवाब थी। एक दरवाज़ा बंद हुआ तो दूसरी राहें खुलती रहीं। जीवन में ऐसा ही होता है। कदम रखा कि मंजिल रास्ता बन गई। लॉर्ड लेक ने उन्हें अंग्रेजी फ़ौज में अपना रेजिमेंट बनने का मौका पेश किया, जो स्किनर ने इसी शर्त पर मंजूर किया कि उन्हें सिंधिया के खिलाफ लड़ने को मजबूर नहीं किया जाएगा। जनरल लेक ने भी स्किनर के कद का सम्मान किया, उनकी मांग मान ली। लेक ने सिंधिया से अलीगढ़ फतह करने के बाद मराठा सेना के 800 घुड़सवारों को इकट्ठा किया और पूछा कि वो किसके लीडरशिप में लड़ना पसंद करेंगे, तो एक स्वर में जवाब दिया, सिकंदर साहिब। यहाँ से शुरू हुआ स्किनर के इतिहास का एक बड़ा पार्ट, येलो बॉयज़। जनाब अख्तर के ऊपर चटक पीले रंग के कपड़े पहनने वाले आला दर्जे के घुड़सवारों की फौज को स्किनर ने अपने सानिध्य में ऐसा तैयार करा, ऐसा माना जाता है कि ये भगवा कपड़े युद्ध में मृत्यु के भय से बेफिक्र राजपूती वैभव का उस समय प्रतीक बन गए थे, जो इतिहास उन्हें अपने मां से विरासत में मिला। स्किनर की जिंदगी का वही फलसफा बन गया। अगले 6 महीने स्किनर हॉर्स युद्ध में जुटे रहे, डटे रहे। होलकर, जो माउंट वॉरफेयर में माहिर था, उससे लड़ने के लिए जनरल लेक ने अनाज के लोकल व्यापारियों का एक बड़ा गुट तैयार करा, जिसकी राजा दरियाम सिंह ने घेराबंदी कर ली। स्किनर अपने गुप्तचरों की मदद से जब वहां पहुंचे तो उनका काफिला राजा के बंदों ने रोक लिया और स्किनर को जान से मारने की धमकी दी। इस पर स्किनर का जवाब, मैं यहां से अनाज अपने सर के साथ दिल्ली ले जाऊंगा और तुम्हारा स्वागत है अगर तुम इसमें से एक भी मुझसे छीन कर ले जाने की कोशिश करना चाहते हो। स्किनर के जवानों ने अपने सेनापति के इशारे लेते ही सामने वालों का सफाया कर दिया। होलकर पर विजय पाकर स्किनर प्रैक्टिकली बेरोजगार हो गए थे, लेकिन उनके अभूतपूर्व कौशल के चलते लेक ने उन्हें खुद से दूर नहीं जाने दिया। ब्रिटिश आर्मी में लेफ्टिनेंट कर्नल का पद दिलवाया। 1825 तक वो समय दर समय अपने उस्ताद के लिए लड़ते रहे। जीवन भर रणभूमि को सुर्ख करने वाले स्किनर ने आखिर 1841 में देह को आराम दिया। नस्ली भेद के कारण उन्हें वो सम्मान तो नहीं मिल सका जो वो डिजर्व करते थे, पर उनकी लेगेसी स्किनर हॉर्स रेजिमेंट के रूप में आज भी चलती है। उनकी बहादुरी को लोग आज भी याद करते हैं। तारीख का ये अंक लिखा है आपके लिए हमारे साथी शुभ ने। फिर हाजिर होंगे किसी नई किस्से कहानियों के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए और ललन टॉप देखते रहिए।